स्वामित्व का अर्थ बताइए। स्वामित्व एक व्यक्ति, समूह, निगम या सरकार और एक वस्तु जो कि मूर्त हो सकती है, अमूर्त हो सकती है, के बीच कानूनी संबंध है। फिर सामंत सामंत द्वारा स्वामित्व की परिभाषा बताइए। तो किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच या किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच का संबंध जो व्यक्ति में निहित अधिकारों का समूह है, जिसका प्रयोग व्यक्ति संपूर्ण विश्व के खिलाफ करता है। फिर सामान्य के अनुसार स्वामित्व में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित होते हैं? तो पहला कब्जे का अधिकार, दूसरा व्ययन तथा वस्तु को नष्ट करने का अधिकार, फिर अवशिष्ट अधिकार, चौथा है उपभोग तथा उपभाग का अधिकार और सीमित काल तक स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार। फिर ऑस्टिन ने स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बाधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। फिर कब्जा, तो विधि द्वारा कब्जे को क्यों सुरक्षित किया जाता है? विधि द्वारा कब्जे को सुरक्षित किए जाने के मुख्य कारण है कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कब्जे को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है ताकि विधि विरुद्ध किसी कब्जे को बेस कोई किसी को कब्जे से बेदखल ना करे। फिर कब्जा अपकृत्य को रोकता है। कब्जे में हस्तक्षेप करना अतिचार है और ऐसे अतिचारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जा सकती है। फिर सेवनी के अनुसार कब्जा क्या है? तो सेवनी के अनुसार कब्जा कब्जाधारी के भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्ति को कब्जाधीन वस्तु के उपयोग से वर्जित करना है। सेवनी के अनुसार कब्जे के प्रमुख तत्व बताइए। तो कब्जे के प्रमुख तत्व हैं मानसिक तत्व, धारणा से बौद्धिक तत्व कब्जे का काय। फिर समवर्ती कब्जे से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु या संपत्ति पर दो या अधिक व्यक्तियों के कब्जे का दावा जो परस्पर विरोधी नहीं होते समवर्ती कब्जा कहलाता है, जैसे शेयर। फिर कब्जा और स्वामित्व में स्वामित्व में संबंध बताइए। तो कब्जा एवं स्वामित्व में परस्पर संबंध है क्योंकि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है एवं स्वामित्व की प्रथम शर्त है। दोनों की विषय वस्तु प्राय एक ही है। स्वामित्व का अधिकार अपने आप ही अधिक व्यापक है तथा कब्जे के अधिकार को भी स्वयं में समेटे हुए हैं। फिर किसी वस्तु पर कब्जा धीरे धीरे स्वामित्व में बदल जाता है, स्वतः ही स्वामित्व में बदल जाता है और वह लंबे समय तक बिना कब्जे का स्वामित्व नष्ट हो जाता है। फिर व्यक्तित्व, तो ऑस्टिन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? ऑस्टिन के अनुसार कानूनी व्यक्तित्व राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है जो किसी इकाई को कानूनी दायरे में अधिकार और दायित्व रखने में सक्षम बनाता है। फिर विधि के अंतर्गत व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो कानून के तहत आमतौर पर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला प्राकृतिक, ये मनुष्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें मनुष्य के रूप में उनके अस्तित्व के आधार पर कानूनी अधिकार और कर्तव्य के रूप में मान्यता दी जाती है। प्राकृतिक व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं, संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। फिर कृत्रिम व्यक्ति या कानूनी व्यक्ति, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें कानून द्वारा प्राकृतिक व्यक्तियों के समान कानूनी अधिकार और कर्तव्य के रूप में बनाया और मान्यता दी जाती है। कृत्रिम व्यक्तियों के उदाहरणों में निगम, साझेदारी और कानून या कानूनी कल्पना द्वारा बनाई गई अन्य संस्थाएं शामिल हैं। फिर निगमित व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है एवं निगमित निकाय की कभी मृत्यु नहीं होती। इसकी अपनी एक मोहर होती है तथा संपत्ति धारण कर सकता है। इसके विरुद्ध वाद तथा इसकी ओर से वाद लाया जा सकता है। फिर अधिकार, विधिक अधिकार के हित सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो हियरिंग द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत अधिकार का आधार हित को बताता है, अर्थात इच्छा के बिना भी अधिकार हो सकता है। उदाहरण शिशु, पागल और निगम को प्राप्त विधिक अधिकार। फिर सामान्य अधिकार को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो प्रसिद्ध कानूनी विद्वान जॉन विलियम स्लेमंड ने अधिकार शब्द को कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावे के रूप में परिभाषित किया है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कर सकता है। सेलमेंट के अनुसार कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और संरचित हित है जो उनके धारक को कुछ कार्यों या संसाधनों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सेलमेंट की परिभाषा अधिकारों के कानूनी पहलू पर जोर देती है, कानूनी साधनों के माध्यम से उनकी परिवर्तनीयता पर प्रकाश डालती है। फिर पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार में अंतर बताइए। पूर्ण अधिकार वह अधिकार है जिसके उल्लंघन किए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद संसाधित किया जा सकता है, जबकि अपूर्ण अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जैसे विधिक मान्यता तो प्राप्त होती है परंतु उसके खिलाफ अपन विरुद्ध में
न्यायालय में वाद नहीं कर सकते। फिर है सर्व संबंधी। कौन सा? सर्वबंधी एवं व्यक्तिबंधी अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सर्वबंधी अधिकार एक या दो व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं वरन समस्त संसार के प्रति प्राप्त होते हैं। यह नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, इसे सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं। जबकि व्यक्तिबंधी अधिकार केवल कुछ निश्चित व्यक्तियों या व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, यह सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। इस अधिकार को संविदात्मक अधिकार कहते हैं। फिर विधिक अधिकारों का तत्व क्या है? अधिकार का विषय, अधिकार से निहित व्यक्ति, अधिकार का स्वामी। फिर घटना का व्यक्ति, तो अधिकार का पलायन करने या सम्मान करने के दायित्व के तहत व्यक्ति। फिर अधिकार की वस्तु, वह वस्तु है जिस पर अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। अधिकार की अंतर वस्तु, अधिकार का पदार्थ या फिर अधिकार का संदर्भ है। फिर अधिकार का शीर्षक, वह स्वत्व, तो वे तथ्य या घटनाएं जिनके द्वारा कानूनी अधिकार हकदार में निहित होता है। फिर दायित्व, तो अधिकारों व कर्तव्यों की एक दूसरे के बिना कल्पना संभव नहीं है। कथन का परीक्षण कीजिए। तो विधि शास्त्री इस तथ्य पर सहमत हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा होता है, पर इस शर्त पर पूर्ण मतैक्य नहीं है कि प्रत्येक कर्तव्य के साथ सहवर्ती अधिकार होना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ कर्तव्य निरपेक्ष होते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। सामान्य के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य दो व्यक्तियों के बीच वैधानिक दायित्व का एक बंध बनाते हैं। अतः सर्वसामान्य सिद्धांत यही है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित रूप से जुड़े हुए हैं, वे एक दूसरे के सहवर्ती हैं। फिर सामान्य के अनुसार दायित्व क्या है? तो दायित्व आवश्यकता का एक ऐसा बंधन है जो अपकृत्य करने वाले तथा उसके द्वारा किए गए उपकार के बीच उपस्थित होता है। फिर द्वितीय दायित्व से क्या आशय है? तो यह अप्रत्यक्ष दायित्व है जो उत्पन्न होता है जब प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारित कर्तव्य बाध्यता को पूर्ण करने में असफल रहता है। फिर विधि में दायित्व की अवधारणा को प्रकाश डालिए। तो दायित्व आवश्यकता का एक ऐसा बंधन है जो अपकर्ता यानी कि रॉन्ग डूअर और उसके द्वारा किए गए उपकार रॉन्ग के बीच उपचार उपचार उसके द्वारा किए गए अपकार के उपचार के बीच विद्यमान है। सामान्य के दायित्व चार प्रकार बताए हैं। तो सिविल दायित्व, प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के अधिकार का प्रवर्तन दीवानी कार्यवाही द्वारा कराया जाता है। फिर आपराधिक दायित्व, इसमें अपराधी के अपराध का कृत्य करने के लिए दंड देने की कार्रवाई सम्मिलित होती है। फिर उपचारात्मक दायित्व, यह अधिकार का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराए जाने की व्यवस्था होती है। फिर है शास्तिक दायित्व, इसमें अपराधकर्ता को दंडित करने की भावना विद्यमान रहती है। फिर है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार को परिभाषित कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के अधिकार का क्षेत्र क्या है? तो किसी लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में स्थित ऐसी नीति, निर्णय या कार्यक्रम जो नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके निम्न अधिकार शामिल हैं। काम, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण। दूसरा, दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स या उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना। फिर सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहित हो। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी भाषा या आवेदित क्षेत्र की शासकीय भाषा में शुल्क सहित लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन में सूचना का विवरण होता है। आवेदक को सूचना प्राप्त करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या किसी लोक प्राधिकारी को सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त है? हाँ, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त है। हालांकि यदि अनुरोध की गई सूचना भ्रष्टाचार के अभियोग और मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है तो ये छूट लागू नहीं होती। फिर सूचना के अधिकार से मुक्त संस्थाओं के नाम बताइए। तो भारत के खुफिया तंत्र या केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, उदाहरण आसूचना ब्यूरो, आईबी, अर्धसैन्य बल, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग, रॉ, नारकोटिक ब्यूरो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। लेकिन इस संगठनों से भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार संबंधी सूचना मांगी जा सकती है तथा सभी सूचनाएं 45 दिन में उपलब्ध कराई जाएंगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए कौन अधिकारी है? तो आरटीआई की धारा
आरटीआई अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अधिनियम के तहत सूचना मांग सकता है। सूचना के अधिकार कानून के तहत लोक प्राधिकरण में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो ऐसी संस्थाएं जो संसद के किसी विशेष कानून के तहत स्थापित हो, विधानमंडल के विशेष कानून के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, संविधान के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं, सरकार के द्वारा पूर्ण या अधिकांशतः स्वामित्व वाली संस्थाएं। आरटीआई के अंतर्गत लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। फिर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अर्थ क्या है? तो अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 धारा 2F के तहत किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सामग्री जो रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तृतीय पक्षकार से आप क्या समझते हैं? तो कौन सी सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर है? तो निम्न सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती हैं। भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचनाएं, कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित सूचनाएं या न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई सूचनाएं, संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन करने वाली सूचनाएं, कैबिनेट के दस्तावेज तथा कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं, कार्यालय गोपनीयता कार्यालय गोपनीयता अधिनियम में शामिल सूचनाएं और व्यावसायिक संस्थाएं की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली सूचनाएं। क्या सूचना आयोग के समक्ष एक शिकायत सीधे दाखिल किया जा सकता है? यदि हाँ, किन अधिकारों पर शिकायत दाखिल की जा सकती है? आरटीआई एक्ट सेक्शन 18 के अंतर्गत आयोग के समक्ष सीधे एक शिकायत दाखिल की जा सकती है यदि वह इस कारण से अनुरोध प्राप्त करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, या लोक सूचना अधिकारी पीआईओ ने अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट जन सूचना अधिकारी को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया है। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार के कोई 4 प्रकार बताइए। तो पहला है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट। फिर है ट्रेड मार्क क्या है? तो एक ऐसा चिन्ह जिसे किसी उद्यम की वस्तुएं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुएं और सेवाओं से पृथक किया जा सकता है, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों का समूह है, अक्षरों या संख्याओं का समूह है, चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीत में ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। फिर कॉपीराइट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो कॉपीराइट भी एक एकाधिकार है जो कलाकारों को उनकी वास्तविक रचनाओं के लिए दिया जाता है, जैसे साहित्यकार, फिर कलात्मक कार्य, संगीत, फिल्म आदि। कॉपीराइट रचनाकार को पूरे जीवन के लिए दिया जाता है, मृत्यु के बाद भी यह 60 वर्ष तक वैध रहता है। भारत में इस संबंध में कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होता है। फिर क्या बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है? स्पष्ट कीजिए। बौद्धिक संपदा अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि यह एक व्यक्ति को एकाधिकार प्रदान करता है जबकि उस व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को उन अधिकारों के प्रयोग से रोकते हैं, जैसे कॉपीराइट आदि। राजस्थान के बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के तहत भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त उत्पादों का विवरण दीजिए, जैसे कोटा डोरिया कोटा, ब्लू पोट्री जयपुर, टेराकोटा मोलेला कठपुतली, फिर बीकानेरी भुजिया, फुलकारी, बगरू हैंड प्रिंट, सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा कला, मकराना संगमरमर, मोलेला वर्क, जयपुर के नीले मृद बाण आदि। फिर पेटेंट अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 की विशेषताएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए पेटेंट का अधिग्रहण करना, पेटेंट प्रदान करने से पूर्व और प्रदान करने के बाद विरोध करने का प्रावधान है, उत्पाद पेटेंट को खाद्य, दवाओं, सूक्ष्मजीवी सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। फिर विशिष्ट विपणन अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। सूचना तकनीक, तो सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के अनुसार पहुंच का अर्थ क्या है? प्रणाली कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करना, अर्थात तर्क संगत अंकगणितीय संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या सूचना देना। फिर सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के अनुसार लोक कुंजी का अर्थ क्या है? तो कुंजी युग्म की वह कुंजी जो अन्य डिजिटल सिग्नेचर को सत्यापित करने के लिए प्रयोग में ली जाती है और डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध होती है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत
कंप्यूटर शब्द को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर का अर्थ है कोई इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, ऑप्टिकल या अन्य उच्च गति डेटा प्रोसेसिंग उपकरण या प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों, चुंबकीय या ऑप्टिकल आवेग के जरिए तार्किक, अंकगणितीय या और स्मृति कार्य करती हैं। और इसमें सभी इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या संचार सुविधाएं शामिल हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम या नेटवर्क से जुड़ी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम शब्द को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर सिस्टम का अर्थ है एक उपकरण या उपकरणों का संग्रह जिसमें इनपुट या आउटपुट सपोर्ट शामिल है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक निर्देश, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा शामिल है जो तर्क, अंकगणित, डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति, संचार, नियंत्रण और अन्य कार्य करता है। फिर ऐसे उपकरण और कैलकुलेटर को छोड़कर जो प्रोग्राम करने योग्य नहीं है, जिनका उपयोग बाहरी फाइलों के संयोजन साथ करने में सक्षम नहीं है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क शब्द को परिभाषित कीजिए। एक ही एक ही अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणालियों, जन संचार युक्तियों का अंतर संबंध। उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, ऑनलाइन तार, बेतार या अन्य मीडिया संचार माध्यम के उपयोग से दो या अधिक अंतर संबंध कंप्यूटर कंप्यूटर और संचार युक्ति से मिलकर बने टर्मिनल या किसी कॉम्प्लेक्स, चाहे संबंध निरंतर हो या नहीं, के माध्यम से। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर संसाधन संबंध को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर संसाधन का अर्थ है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस या सॉफ्टवेयर। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर कैफे शब्द को परिभाषित कीजिए। साइबर कैफे का अर्थ है कोई भी सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में इंटरनेट तक पहुंच की पेशकश की जाती है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर सुरक्षा शब्द को परिभाषित कीजिए। साइबर सुरक्षा का अर्थ है सूचना उपकरण, डिवाइस, कंप्यूटर, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण और उसमें संग्रहित जानकारी की अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से सुरक्षा करना। फिर कंप्यूटर प्रणाली के साथ हैकिंग से आपका क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग या डेटा या सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। इसमें सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने और जानकारी प्राप्त करने, संचालन को बाधित करने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाना शामिल हो सकता है। हैकिंग विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जा सकती है, कुछ दुर्भावनापूर्ण और अन्य नैतिक। फिर भारत में आईटी एक्ट के तहत प्रमुख अपराधों का प्रकाश डालिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा पहली बार साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया है और सजाओं का प्रावधान किया गया है जिसे निम्नानुसार है। जैसे धारा 65 कंप्यूटर संसाधन के साथ छेड़छाड़, फिर धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध, फिर 66A संचार साधनों के माध्यम से आक्रामक, असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान मैसेज भेजना। फिर पुलिसकर्मी अपने विवेक से आक्रामक या खतरनाक या बाधा, असुविधा आदि को परिभाषित कर सकते हैं। श्रेयस संगल मामले में दिए गए निर्णय में आईटी एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। 66B चोरी से कंप्यूटर संसाधन प्राप्त करना, 66C पहचान चिन्ह चोरी करना, 66D धोखाधड़ी करना, 66E निजता का उल्लंघन करना, 3 साल कारावास, 2 लाख आर्थिक दंड। और छियासठ धारा 67 कोई भी सामग्री जो कामुक है या विवेकपूर्ण हित के लिए अपील करती है। फिर अगला है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण हेतु अधिनियम। तो इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक की परिभाषा क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो 18 वर्ष से कम आयु का है जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2A में व्यथित व्यक्ति से ऐसी महिला अभिप्रेरित है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में रह रही है या फिर जिसका अभिकथन है कि वह प्रकृति द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार सामाजिक गृहस्थी को परिभाषित कीजिए। जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या घरेलू नातेदारी में प्रकृति के साथ रह चुका है। इसके अंतर्गत स्वामित्व, किराएदारी या संयुक्त कुटुंब आदि शामिल है। फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार प्रकृति को परिभाषित कीजिए। तो
प्रकृति से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेरित है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, या और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। फिर उन व्यक्तियों की को प्रगणित कीजिए जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य बताइए। तो शिकायत की प्राप्ति आगे भेजना, मजिस्ट्रेट को संबंधित पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को अनुतोष का दावा करने पर आवेदन करना, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करना, आश्रय गृह का उपलब्ध कराना, रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को भेजना और चिकित्सीय परीक्षण कराना। फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा को स्पष्ट कीजिए। तो घरेलू हिंसा में निम्न शामिल है: महिला को शारीरिक क्षति पहुंचाना, मानसिक उत्पीड़न, महिलाओं के स्वास्थ्य या शरीर को क्षति पहुंचाना, जीवन को खतरे में डालना, गैर कानूनी या अनुचित मांग के लिए डराना, धमकाना, उत्पीड़न करना, शारीरिक उत्पीड़न, मारना, पीटना, अंगों को क्षति पहुंचाना, यौन उत्पीड़न, इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, ऐसा यौन कृत्य जिससे महिला का तिरस्कार होता हो, अप्राकृतिक यौन संबंध। फिर आर्थिक उत्पीड़न, परिवार की स्थिति या रीति रिवाज के अनुसार जिन सुविधा संसाधनों का उपयोग अन्य सदस्य कर रहे हैं उनसे महिला को वंचित रखना। फिर मौखिक उत्पीड़न, दहेज ना लाने, पुत्र संतान ना होने, बच्चे ना होने या किसी अन्य विषय में मौखिक उत्पीड़न करना। फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में किसी सेवा प्रदाता के रूप में वर्णित किया गया है। इनके क्या कार्य हैं? तो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संगठनों या कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन से महिलाओं के अधिकार और हितों का संरक्षण करना है, समय को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दावा के लिए सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास पंजीकृत कराई। सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के समान सभी कार्य करता है जिसके निम्न कार्य हैं। पहला, उत्पीड़ित महिला सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है, उत्पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज करवाने में सहायता, महिला को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिला को निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा, आश्रय आदि उपलब्ध करवाना, मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों में सहायता करना। फिर घरेलू अधिनियम की 2005 के तहत घटना की जांच के दौरान मजिस्ट्रेट के द्वारा किस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं? तो धारा 18 के अनुसार प्रोटेक्शन यानी संरक्षण का आदेश, हिंसा करने, हिंसा में सहायता करने, पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करने, पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने वालों से हिंसा करने से संरक्षण। फिर धारा 19 निवास आदेश, प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से हटाने, नातेदार को रोकने और पीड़ित को रहने के लिए। फिर धारा 20 आर्थिक आदेश, जिसमें पीड़ित को संपत्ति से नुकसान, पीड़ित की संपत्ति को नुकसान, चिकित्सीय व्यय, पीड़ित एवं उसकी संतान का भरण पोषण। फिर धारा 21 अभिरक्षा आदेश, तो किसी भी बच्चे या बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा। धारा 22 प्रतिकर आदेश, मानसिक, यातना और भावनात्मक सहित चोटों के लिए क्षतिपूर्ति और हर्जाना। फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है। यौन उत्पीड़न में निम्न कृत्य को शामिल किया गया है: यौन अनुग्रह की मांग, यौन प्राकृतिक या मौखिक या सांकेतिक व्यवहार, शारीरिक स्पर्श और अश्लील टिप्पणी। फिर विशाखा दिशा निर्देश क्या है? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में जारी विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत व्यथित महिला का क्या अर्थ है? किसी भी आयु की महिला जो नियोजित है या नहीं है जिसने प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की है। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत घरेलू कामकाज का क्या अर्थ है? ऐसी महिला जो सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से नगद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए किसी घर में घरेलू काम करने के लिए अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक, पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, परंतु नियोक्ता के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून के तहत शिकायत कौन कर सकता है? पीड़ित महिला। अगर महिला शारीरिक और मानसिक स्थिति में नहीं है, उसके रिश्तेदार, मित्र, से
कार्यकर्ता जो घटना के बारे में जानते हों और पीड़ित से सहमति ली है। फिर अगर पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में कानून के तहत घटना के कितने समय तक शिकायत की जा सकती है? घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत की जा सकती है। पीड़ित महिला शिकायत करने में असमर्थ है तो 3 महीने और बढ़ाई जा सकती है। फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। किसी कार्यालय में जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, समिति की अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए जो कार्यस्थल में उच्च स्तरीय पद पर कार्यरत हो। इसके अतिरिक्त अन्य तीन सदस्य महिला समाज। फिर है कार्य एवं यौन उत्पीड़न के मामले पर कार्य कर चुके हों तथा विधि का ज्ञान रखते हो वो, और एक समिति में महिलाओं का बहुमत होना चाहिए। फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार नियोजक के कर्तव्य बताइए। तो कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, आंतरिक समिति तथा स्थानीय समिति के परिवादों पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, प्रत्यर्थी या साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करेगा, आंतरिक या स्थायी समिति की लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, महिला को भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी अन्य विधि में परिवाद दाखिल करने में सहायता प्रदान करेगा। कार्यस्थल पर जहां लैंगिक घटना हुई है, व्यतीत महिला की इच्छा पर भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करवाएगा, कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा, आंतरिक समिति के द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। फिर है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक कौन है? बालक से आशय ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। फिर अगला है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को अधिनियमित करने का प्रमुख उद्देश्य बताइए। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचरण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए। फिर पॉस्को के तहत लैंगिक हमला क्या है? जो कोई लैंगिक आशय से बालकों के गुप्तांगों को स्पर्श करता है या कराता है या कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्गत होता है, लैंगिक हमला कहा जाता है। फिर पोर्नोग्राफी की रोकथाम हेतु भारत के किन्हीं दो बंदों का उल्लेख करें। तो सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत, फिर पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत धारा 13, 14, 15 में रोक। फिर पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित कीजिए। धारा 5 के अनुसार कोई व्यक्ति अपना लिंग, वस्तु या शरीर के किसी भाग को किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, ऐसा अभिचालन करता है, अपना मुंह लगाता है जिससे वह प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लेखित लैंगिक उत्पीड़न पद का वर्णन कीजिए। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लेखित लैंगिक उत्पीड़न पद से बालकों को अश्लील सामग्री दिखलाना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, भद्दी टिप्पणियां करना, अश्लील इशारे करना भी प्रेरित है। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लेखित प्रवेशन लैंगिक हमला पद का वर्णन कीजिए। तो कोई व्यक्ति अपना लिंग, वस्तु या शरीर के किसी भाग को किसी भी सीमा तक बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, ऐसा अभिचालन करता है, अपना मुंह लगाता है जिससे वह प्रवेश कर सके, या बालक से या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है। फिर पेंसिल प्लेटफॉर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बाल श्रम आ गए तो वर्ष 2017 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया प्लेटफॉर्म जो शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रेडिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण के लिए है। फिर बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का उल्लेख करें। तो अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी। अधिनियम के अनुसूची क और ख के कार्यों को जोड़ने घटाने का कार्य है।
फिर संरचना 1+10 सदस्य होंगे। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 बाल श्रम अधिनियम 1986 से किस प्रकार बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो 1986 के अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ विशेष ऑटोमोबाइल, कपड़ा बनाना आदि में कार्य करवाना निषिद्ध था, जबकि 2016 के अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। माता पिता के व्यवसाय व सहयोग व सिनेमा संगीत उद्योग को छोड़कर। फिर 1986 के कानून में 16 से अधिक आयु वाले बच्चों को श्रम करवाने पर रोक नहीं थी, जबकि 2016 के संशोधन में 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नई श्रेणी किशोर को परिभाषित किया है, जिसके तहत इनसे श्रम करवाया जा सकता है, किंतु खतरनाक कारखाने उद्योगों में नहीं। 2016 के अधिनियम के तहत खतरनाक उद्योगों की घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी तथा किशोरों के लिए कार्य शर्तों का निर्धारण स्वयं सरकार द्वारा किया जाएगा, जो 2016 के अधिनियम की व्यापकता को दर्शाता है। फिर 1986 के कानून से बाल श्रम करवाने पर रुपए पर 3 माह 1 वर्ष के कारावास तथा 10,000 से 20,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था, जो 2016 के अधिनियम में 6 माह से 2 वर्ष तथा 20,000 से 50,000 कर दिया गया। फिर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम। तो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार बालक पद को परिभाषित कीजिए। बालक में बेटा बेटी पोता पोती शामिल है, लेकिन इसमें अवयस्क शामिल नहीं है। फिर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार कल्याण पद को परिभाषित कीजिए। कल्याण पद से वरिष्ठ नागरिक के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद प्रमोद केंद्र और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है। फिर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रिश्तेदार का अर्थ क्या है? तो निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई कानूनी उत्तराधिकारी है जो नाबालिग नहीं है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर कब्जा है, उसे विरासत में मिलेगा। फिर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद, सौतेले माता पिता भी आते हैं। फिर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण का दावा कब एवं किसके विरुद्ध किया जा सकता है? कब? अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता स्वयं अर्जन से अपने संपत्ति से स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है तो। माता पिता एवं दादा दादी की दशा में एक या अधिक बालकों के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं है। फिर निसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में ऐसे नातेदारों के विरुद्ध जो धारा 2 में परिभाषित है। क्या भरण पोषण के अधिकरण के समक्ष भरण पोषण का दावा माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं दायर करना होगा? हाँ, परंतु यदि माता पिता वरिष्ठ नागरिक शिकायत दर्ज करने में असक्षम है तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन SRA 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संस्था के द्वारा शिकायत की जा सकती है। भरण पोषण अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है। फिर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 से वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखभाल के उपबंधों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में या सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में बेड अधिकाधिक उपलब्ध कराए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पतालों में अलग कतार हो। वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालिक, गंभीर एवं अपजनन रोगों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। वृद्धावस्था जन स्थायी रोगों की चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान कार्य बढ़े। प्रत्येक जिला अस्पताल में अनुभवी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में जरा चिकित्सालय के लिए विशेष प्रबंध हो। फिर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से भरण पोषण अधिग्रहण का गठन के उपबंधों का उल्लेख करें। धारा 7 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के 6 माह की अवधि में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक, फिर अध्यक्षता SDM से अन्यून पंक्ति के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। जहां 2+ अधिकरण है वहां सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा कार्यों का बंटवारा करेगी। फिर नजल भूमि पद की परिभाषा दीजिए। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत नजल भूमि को परिभाषित कीजिए। राज्य सरकार में निहित ऐसी आबादी भूमि जो एक नगर पालिका, पंचायत, सर्कल या गांव या शहर की सीमा के भीतर है। फिर राज्य काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभिव्यक्ति कृषक से क्या अभिप्राय है? तो वह व्यक्ति जो स्वयं या नौकरों या किराएदारों द्वारा अपनी आजीविका पूरी तरह
या मुख्य रूप से कृषि से अर्जित करता है। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अतिचारी किसे माना जाता है? तो व्यक्ति जो अधिकार के बिना कब्जा लेता है या रखता है, या जो किसी अन्य व्यक्ति को जिसे पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा करने से रोकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई 5 प्रकार की भूमि बताइए जिन्हें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो गोचर भूमि, नदी तालाब की भूमि जो कभी कभी कृषि के लिए प्रयुक्त होती हैं। फिर सिंगाड़ा या ऐसी उपज पैदा करने के लिए प्रयुक्त जलमग्न भूमि, जहां बदल बदल कर कृषि या स्थायी कृषि की जाती है। फिर सार्वजनिक खेत कार्य के लिए प्राप्त भूमि, सैनिक पड़ाव स्थलों के रूप में, छावनी की सीमा के भीतर, रेलवे और नहर सीमा के भीतर, सरकारी वन, म्युनिसिपल इकाइयों के स्थल और शिक्षण संस्थाओं की भूमि, भूमि जो गांव के जलाशय के रूप में चिन्हित की गई है। फिर नाल बाट की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 547 में नाल बाट उल्लेख है। किसी कुएं के मालिक को उस कुएं की सिंचाई हेतु उपयोग करने के बदले किसी व्यक्ति द्वारा नगद या जींस में किया जाने वाले भुगतान नाल बाट कहलाता है। भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खेवट को परिभाषित कीजिए। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के अंतर्गत काश्तकार के अलावा क्षेत्र के सभी भू संपत्ति धारी, सहभागीधारी, कब्जाधारी और अन्य प्रकार के भूमि धारण करने वालों के हित निर्देशित किए जाते हैं। फिर खतौनी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। धारा 144 ख के अनुसार एक रजिस्टर है जिसमें भूमि में काश्त करने वाले या अन्य प्रकार की भूमि धारण या अधिवासित करने वाले व्यक्तियों का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाता है। फिर दस्तूर गवाही क्या है? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 173 के अनुसार बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा तैयार महत्वपूर्ण रजिस्टर। इसमें गांव वालों के अधिकार और उनके दायित्व उल्लेखित होते हैं। यह वाजिब उल अर्ज भी कहा जाता है। फिर व्यक्तिगत रूप से की गई भूमि को परिभाषित कीजिए। तो अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से या स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत किराए के श्रम या नौकरी द्वारा नगद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर, लेकिन फसल में हिस्से के रूप में खेती की गई भूमि। फिर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार खेवट पद से क्या तात्पर्य है? खेवट अधिकार अभिलेख के तहत तैयार वह रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के अधीन क्षेत्र, भू संपत्तियों, उसके सहभागीदार, आसामी आदि तथा सीमा हितों को विनिर्दिष्ट किया जाता है। फिर लगान से क्या तात्पर्य है? भूमि के उपयोग के बदले नगद या जिन्स अथवा असंत नगद और असत जिन्स में देय है। फिर गोचर भूमि से क्या तात्पर्य है? ऐसी भूमि जो गांव में पशुचारण के काम आती हो और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार गोचर भूमि के रूप में सुरक्षित की गई हो। फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आसामी को किन अधिकारों के रूप में बेदखल किया जा सकता है? तो निम्नलिखित आधारों पर आसामी को भूमि से बेदखल किया जा सकता है। पहला है अवैध अंतरण या उपपट्टे पर देने पर, कतिपय अधिक अतिक्रमियों की कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली, लगान न देने पर या हानिप्रद कार्य या शर्त भंग करने के कारण। फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभिधारियों के प्राथमिक अधिकार क्या हैं? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3C के अनुसार काश्तकार के प्राथमिक अधिकार निम्नलिखित हैं। निवास हेतु मकान का अधिकार, लिखित पट्टे और प्रतिलेख का अधिकार, पट्टों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर प्रमाणीकरण का अधिकार, प्रीमियम अथवा बेगार का प्रतिषेध, लगान से भिन्न समुदाय से मुक्ति, सामग्री के उपयोग के अधिकार, नालबट में अधिकार की अवाप्ति, न्यायालय प्रक्रिया द्वारा जब्ती, कुर्की विक्रय पर रोक। फिर काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भूमि को परिभाषित कीजिए। तो आबादी भूमि को छोड़कर वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए या उसके अनुषंगी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती है, उपवन भूमि के रूप में चारागाह के लिए दी गई है, और घरों या जोत पर स्थित बाड़ों के लिए। फिर पानी से ढकी भूमि जिसका उपयोग सिंचाई उद्देश्य या सिंगाड़ा या अन्य उपज उगाने में किया जा सकता है, और जिससे भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल होंगे। फिर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के पर लघु लेख लिखिए। तो कृषि भूमि
का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है जब राज्य सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त की गई हो। लिखित अनुमति देने पर राज्य सरकार उस भूमि पर नगर सुधार कर एवं प्रीमियम लेगी। यदि सरकार की अनुमति के बिना और कृषि कार्यों के लिए भूमि का प्रयोग किया गया तो सरकार उस व्यक्ति को धारा 91 के अंतर्गत बेदखली कर सकती है या जुर्माने के रूप में अतिरिक्त शास्ति नगर सुधार कर प्रीमियम ले सकती है। इस उपधारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी अन्य लोक न्यास या किसी धार्मिक मूर्त संस्था या वक्फ की किसी भूमि पर लागू नहीं होगी। इन मामलों के विरुद्ध आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है तथा अपील का निपटारा 60 दिन के भीतर किया जाएगा, अन्यथा लिखित कारण बताया जाएगा। फिर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर वस्तु बताइए। तो अधिकार अभिलेख में दो वस्तुएं हैं। खेवट एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षण अभिलेख कार्य के अंतर्गत काश्तकार के अलावा क्षेत्र के सभी भू संपत्तिधारी, सहभागीदारी, कब्जाधारी, अन्य प्रकार के भूमि धारण करने वाले के हित निर्देशित किए जाते हैं। फिर खतौनी यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सर्वेक्षण और अभिलेखन कार्य के अधीन क्षेत्र की भूमि में काश्तकार या अन्य प्रकार से भूमि धारण करने वाले और रहने वाले समस्त व्यक्तियों की विवरण किया जाता है। क्या आप इस मत से सहमत है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रयुक्तानुसार वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की अभिव्यक्ति से विस्तृत है? तो हाँ, वार्षिक रजिस्टर में वे सब परिवर्तन हो गए हैं जो उन सभी व्यवहारों को अभिलेखित अधिकारों या हितों की प्रभावित कर सकते हैं उल्लेखित होते हैं। इसके तहत केवट खतौनी निःशुल्क भूमि रजिस्टर भूमि का कोई मालिक नहीं है जब लावारिस भूमि का उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। खुद कास्ट भूमि का रिकॉर्ड, किसी गांव की आबादी का निर्धारण, गांवों का रजिस्टर, जबकि अधिकार अभिलेख में खेवट खतौनी ही शामिल होते हैं। इस रूप में वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की अभिव्यक्ति से विस्तृत है।